जय हिंद प्यारे बच्चों। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 के रिवीजन क्लास में आपके अपने चैनल सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र या जिसके हम इकोसिस्टम कहते हैं, इसका हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। क्लास 12 था आपका बायोलॉजी। चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, वीडियो पर पहली आप आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन देख लिया था पार्ट 1 में। अगर आप नहीं देखे हैं जाकर प्लीज़ देखिए। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है। इस अध्याय में हम बेसिकली जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम में जो पिरामिड्स हैं, कहीं ना कहीं आप इसको बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, तो हम जैव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो इस अध्याय नंबर, इस चैप्टर नंबर 14 के पार्ट नंबर 2 में हम इसी पिरामिड के से आए हुए क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। सीजी 2025 में आया था या 23 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वृक्ष एवं तालाब है ना, वृक्ष एवं तालाब पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की संख्या का पिरामिड आपको बनाना है। ये जो क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेक ए पिरामिड ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ट्री एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ट्री भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, पॉन्ड एक्वाटिक में आएगा, ट्री किस में आएंगे, टेरेस्ट्रियल में आएंगे। याद करो इस चीज़ को। ठीक है, अब पिरामिड्स कई प्रकार के होते हैं, अगर मैं पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड क्या क्वेश्चन है कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैव संख्या के पिरामिड, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैव संख्या के पिरामिड का केवल स्वच्छ नामांकित आरेख बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां दोनों क्वेश्चन सेम सेम हैं। इसमें वृक्ष दे दिया है, यहाँ पे तालाब सेम है, यहाँ पे भी तालाब सेम है, यानी कि पॉन्ड का सेम है, पॉन्ड इकोसिस्टम सेम होगा। क्या पूछा है, तंत्र के घटकों की संख्या का पिरामिड बनाना है। ठीक है, बनाना भी है, इसमें समझाना भी है। क्वेश्चन तो इसमें आया था आने के लिए। इसमें देखो क्या पूछा है यहाँ से। ठीक है, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैव संख्या का पिरामिड बोल दिया है। दोनों संख्या एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। फर्क इतना इन दोनों में, एक में वृक्ष पूछे, तालाब, दोनों बनाना है। इसमें क्या पूछा, केवल तालाब को बनाना है। क्या पूछा है, जैव संख्या का पिरामिड करना है, केवल इसका करना है, इसमें केवल स्वच्छ नामांकित आरेख बनाना है। इसका मतलब है केवल डायग्राम को बनाना है। चलिए, ड्रॉ ओनली नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी तालाब पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार के शंकु को समझाइए। अब देखो ये क्या लिखा है, जैव भार के शंकु को समझाइए। है तो तालाब का ही, यानी कि पॉन्ड का ही पूछा गया है बार बार में, पॉन्ड इकोसिस्टम ही पूछा है बार बार में। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, जैव भार के शंकु, शंकु को बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, या इसी को कोन कहते हैं। यहाँ पर संख्या का पिरामिड पूछा गया है, यहाँ पर जैव भार का पिरामिड पूछा गया है। क्लियर है, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था। एक्सप्लेन द पिरामिड ऑफ बायोमास, यहाँ पर कौन लिखा है लेकिन यहाँ पर पिरामिड भी होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, इसका मतलब है 23 में क्वेश्चन पूछा था क्या भाई, कौन सा वाला है, जैव संख्या का पिरामिड। 21 में क्वेश्चन पूछा गया था जैव भार के पिरामिड। तो बायोमास अलग होता है, नंबर्स अलग होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछता है, क्या पूछा है इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केवल चित्र की सहायता से घास पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सीधा पिरामिड बनाकर समझाइए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए क्या, क्वेश्चन यहाँ पर कई प्रकार से हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, इसको डिकोड करना है। कैसे करना है, केवल चित्र की सहायता से। ठीक है, मतलब कि केवल आपको डायग्राम बनाना है, उसके हेल्प से जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, घास का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा का पिरामिड बनाना है। क्या बनाना है, ऊर्जा का पिरामिड। मैंने कहा था पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जैव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन आपको मिल गए, दो तालाब वाले, वृक्ष वाले, और एक पहला क्या है, घास वाला। ठीक है, घास वाले में क्या पूछा है, ऊर्जा का सीधा पिरामिड बनाइए। अभी से सीधा क्यों करें आप बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये देखिए आप, क्लियर है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग ए स्ट्रेट पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द ग्रास इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम ओनली। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, आपको क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैव भू रासायनिक चक्र से, जैसे कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, इसको आपको सचित्र वर्णन करना है। डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल पिक्चरली। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, फास्फोरस चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फास्फोरस साइकिल पिक्चरली। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र का महत्वपूर्ण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। आउटलाइन द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कार्बन साइकिल इन इकोसिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इसका मतलब है 2022 में तीनों क्वेश्चन आया हुआ था अलग अलग सेट में, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र। इन तीनों चक्रों को हम वीडियो के अंत तक पढ़ेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर को जानना है, अच्छे से पढ़ना है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर समझाऊंगा क्या होता है, ताकि जब एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है। हालांकि 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा बायोलॉजी का, 24-23 तारीख को जो भी है। ठीक है, तो हालांकि समय है, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम किसे कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए। तो हमको पता है कि जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसको हमने पहले चैप्टर पार्ट नंबर 1 में देख लिया था। अब इकोसिस्टम के कई टाइप्स हैं और इसके क्या है भाई, कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं ये, कंपोनेंट्स हैं। ये इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। यहाँ पर ये पूरा क्या है, बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक घटक। क्या है, पूरा जैविक घटक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा जैविक घटक के बारे में दिया गया है। तो जैविक घटक में 2 घटक थे, उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और चतुर्थक भी होते हैं। ये लास्ट इसको समझा नहीं पाया था आप लोग को। ठीक है, लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि इसके आपका एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर कहीं पूछ दे वन के बारे में, तो वन का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। इसमें क्या आएंगे, घासें तथा वृक्ष आएंगे उत्पादक के रूप में। उपभोक्ता में क्या आएगा, प्राथमिक शशक यानी कि खरगोश, द्वितीयक में क्या आएंगे, कुत्ते, तृतीयक में क्या आएंगे, भेड़िया, चतुर्थ में क्या आएगा, शेर या बाघ, चतुर्थ में कौन आएगा, भट्टर, लास्ट में जीवाणु और कवक। जीवाणु कवक सबसे लास्ट में आते हैं, ये भटक होते हैं। क्लियर है क्या। घास का देखते हैं, ग्रासलैंड का देखते हैं, ग्रासेस, टिड्ढा, ग्रासहॉपर, मेढक, फ्रॉग, सांप, मोर। ठीक है, सांप, स्नेक, मोर, पिकॉक और बतख ये आएंगे। समुद्र देखते हैं क्या होता है, पादप प्लवक, प्राथमिक क्या आएंगे, जंतु प्लवक। इसको कौन खाता है, छोटी मछली। इसको कौन खाता है, बड़ी मछली। इसको खाता है विशाल मछली। और इनको कौन खाएगा मरने के बाद, ये जीवाणु और कवक। ठीक है, फिर है सूक्ष्म जलिका। इसमें क्या आएंगे, शैवाल आएंगे उत्पादक के रूप में। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे आपके, एक कोष की जंतु जो समजीवी होते हैं। इसको कौन खाता है, छोटी मछलियाँ। इसको कौन खाता है, बड़े कीट, सॉरी छोटे कीट और बड़े कीट। इसको कौन खाते हैं, मगरमच्छ। और लास्ट में ये तीनों क्या हो जाएंगे, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होंगे, जीवाणु कवक इनको अवघटित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर घास पारितंत्र की एक सरल खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, यानी कि फूड चेन बना हो किसका, ग्रासलैंड का। ठीक है, हम सबको पता है कि एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सन। ठीक है, तो सनलाइट्स के हेल्प से जो हरे पौधे होते हैं, इसको उत्पादक कह रहे हैं, ये खाना बनाएंगे। इसे हम देखो बच्चों, जो फूड चेन होता है ना, वो अलग अलग पोषक स्तर में बटा होता है। पोषक स्तर को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो उत्पादक पहला क्या होगा, T1, यानी कि T1 मतलब इसका मतलब है ट्रॉपिक लेवल 1। तो जो हरे पौधे हैं उसको हम उत्पादक कह रहे हैं, ये T1 होंगे, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 में होंगे। ठीक है, फिर क्या आएंगे, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, कंज्यूमर आएंगे। इसे हम कहते हैं टिड्डा, ये होंगे T2। इसका मतलब है क्या भाई, प्रथम उपभोक्ता है लेकिन ट्रॉपिक लेवल 2 पर रहेंगी उत्पादक के बाद। फिर क्या आएंगे, इसको खाने वाले कौन है, मेढक। मेढक कैसा है, मेढक ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है लेकिन तृतीयक पोषक स्तर है, टर्सरी ठीक है सॉरी, टर्सरी ट्रॉपिक लेवल है। मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप क्या होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे लेकिन ट्रॉपिक लेवल में कौन सा स्थान होगा, ट्रॉपिक लेवल 4 होगा। सांप को कौन खाता है, मोर। ठीक है, मोर कैसे होंगे, चतुर्थ उपभोक्ता होंगे लेकिन ट्रॉपिक लेवल में 5 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा बटा हुआ होता है, इतना आपको पता है। चलिए हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसे हम
पारिस्थितिकी पिरामिड या फिर इसी को हम शंकु कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। यदि हम किसी इकोसिस्टम के विभिन्न पोषक स्तर यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल है, जीवों को उनकी संख्या यानी नंबर, जीवभार इसका मतलब बायोमास यानी कि क्या होता है, इकाई क्षेत्र में जीवों की सूक्ष्म भार यानी कि ड्राई वेट जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का कोई इस एरिया का, तथा इनमें संचित जो ऊर्जा होती है, स्टोरेज एनर्जी होती है, इनकी जो मात्राओं के अनुपात, कौन कौन सा नंबर का, बायोमास का, एनर्जी का, इनका जो अनुपात होता है, इसको हम चित्र के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो क्या बनती है, एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। क्लियर है क्या? अगर किसी इकोसिस्टम में किसी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, जीवभार, ऊर्जा, इनकी मात्राओं के अनुपात को हम एक डायग्राम के द्वारा हम इसको व्यक्त करने का प्रयास करें, तो एक पिरामिड लाइक, शंकु लाइक, कोन लाइक एक आकृति बनती है। इस आकृति को हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इफ़ वी ग्राफिकली एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ नंबर of organism at different trophic level on ecosystem, their biomass, dry weight of organism and unit area, and the amount of stored energy in them, then a pyramid-like shape appear is obtained, which is called ecological pyramid or cone. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, आगे समझेंगे इस बारे में। यहाँ पर कुछ मैं नोट डाल दिया आप लोगों के लिए कि पिरामिड का जो आधारी भाग होता है यानी कि जो बेसल एरिया होगा पिरामिड का, वो हमेशा कैसा होगा, उत्पादक होगा। ठीक है, तो पिरामिड का भी समझाने वाला हूँ क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका शीर्ष भाग है ना। तो पिरामिड के आधारी भाग उत्पादक, उसके ऊपर में क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या होंगे, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो टॉप लेवल होगा उसे क्या बोलेंगे, सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता यानी टॉप ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर क्रम में आता है। अब समझो कैसे, सपोज दैट क्या है, ये एक पिरामिड है। क्या है भाई, ये एक पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है। तो ये है क्या आपका, ये जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या है, आधारी भाग यानी कि बेसल पार्ट है। इसका मतलब है ये जो रीजन होगा ये कैसा होगा, उत्पादक का भाग होगा। बोला है ना, पिरामिड का आधारी भाग कैसा होगा, उत्पादक होगा। और इसके जो ऊपर होगा ये वाला भाग, ये कैसा होगा, ये होगा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। इसके ऊपर कौन सा वाला भाग होगा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। लेकिन जो टॉप लेवल यहाँ पर होगा, ठीक है, ये जो शीर्ष दिख रहा है इसको हम हेड कहते हैं या टॉप कहते हैं। ये जो रीजन होगा इसे कहते हैं टॉप ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि आधारी भाग में उत्पादक, द्वितीय को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ये पिरामिड बन गए बनने आप लोग। तो प्रोड्यूस आर एट द base of the pyramid, first class consumer above them, then second class consumer and at the top, but the order of top order consumer comes। ठीक है, चलिए सेकेंड जो नोट है, पिरामिड्स के टाइप्स। अब टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं पिरामिड के, तो एल्टन के अनुसार, साइंटिस्ट एल्टन, इन्होंने बताया कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो कितना होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, अगर किसी इकोसिस्टम में अलग अलग पोषक स्तरों में उन जीवों की जो संख्या है, उनकी मात्राओं का अनुपात है, या कितने रेशियो में है, उनकी संख्या को अगर चित्र दर्शाएं, उसे कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, सेकंड क्या है, जीवभार का पिरामिड। किसी इकोसिस्टम में किसी खास पोषक स्तरों में उनके जो बायोमास होंगे, जीवभार होंगे, उनकी मात्राओं का अनुपात को हम चित्र समझाएं, उसे हम कहते हैं जीवभार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। लास्ट क्या है, ऊर्जा का पिरामिड। इसे कैसे समझाएंगे, अगर पूछिए तो आपको, कि किसी इकोसिस्टम में अलग विभिन्न पोषक स्तरों में जीवों की जो एनर्जी की अनुपात होती है, मात्राओं का अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो हमको समझ आया कि एल्टन ने कहा इकोलॉजिकल पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। जीव संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। अब इसको मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसका पिरामिड पूछा गया है। ठीक है, एक दूसरा है किस प्रकार के इकोसिस्टम का पूछा गया है, वन पूछा है कि तालाब पूछा है कि वृक्ष पूछा है कि मरुस्थल पूछा है कि जली पूछा है।
ये तो हो गया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, लेकिन वहाँ पर आपको देखना यहाँ है क्वेश्चन को कि किस टाइप्स के पिरामिड के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं मर्ज कर दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां, वृक्ष एवं तालाब के इकोसिस्टम के घटकों की संख्या का पिरामिड बताना है। ठीक है, इकोसिस्टम का टाइप आपको समझ आया, कौन सा है, वृक्ष और तालाब का। कौन सा टाइप का पिरामिड बनने वाला है, संख्या का पिरामिड बनने वाला है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 6वां पूछा गया है, तालाब का, यानी कि तालाब इकोसिस्टम होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, जैव संख्या का पिरामिड पूछा है। क्लियर है क्या? इसका मतलब हम क्वेश्चन में हमने ये डिकोड कर पाया कि जो इकोसिस्टम है इसमें दो प्रकार के हैं, वृक्ष का इकोसिस्टम है और तालाब का इकोसिस्टम है। टाइप्स ऑफ पिरामिड क्या है, जैव संख्या का पिरामिड, दोनों क्वेश्चन में है। ठीक है, ये समझते हैं क्या है। तो किसे कहेंगे जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, क्योंकि यही पूछा गया, इसको समझते हैं। तो इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के उत्तरोत्तर यानी ऊपर में जो पोषण तल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल होते हैं, में जीवों की संख्या का अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड क्या कहलाता है, जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये देखना है कि उत्पादक की संख्या नीचे में कितनी है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन, उससे कौन कम है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, नीचे से आएगा ऊपर, उत्पादक संख्या अधिक होगी, इसकी संख्या धीरे कम हो जाएगी। तो संख्या के आधार पर जो हम जो पिरामिड बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। द पिरामिड ऑफ शोइंग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए एक नोट डाल दिया रहता हूँ, इस नोट को आप कहीं लिख कर रखिए, ये आप स्क्रीनशॉट करके रखिए। हालांकि इसका जो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे वहाँ जाकर फ्री में। ठीक है, तो नोट पहला ये है कि घास के मैदान का यानी कि ग्रासलैंड का, खेत का और तालाब का, ये जो इकोसिस्टम का जो तंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड बनेगा, कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनता है, यानी कि ऐसा बनेगा, यानी कि आधार नीचे की ओर होगा और शीर्ष ऊपर की ओर होगा, इसे सीधा कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। याद रखना, घास के मैदान का, खेत का और तालाब का जो इकोसिस्टम है, उनमें जो पिरामिड बनने वाला जीव संख्या का, नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स का कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इन द इकोसिस्टम ऑफ ग्रासलैंड फील्ड एंड पाउंड द पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये सीधा बनेगा। इस बात को मुझसे याद रखना, क्यों याद रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में काम आने वाला है। आपसे पूछ दे, बताओ घास बताओ, तालाब बताओ, आप सीधा बनाएंगे। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2, अगर बात करूँ घास के मैदान को छोड़ दूँ, खेत को अगर छोड़ दें और तालाब को छोड़ दें, तो केवल एक ही जो इकोसिस्टम है उसका जीव संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। वो कौन सा है, वृक्ष का। ठीक है, समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। एक वृक्ष जो ट्री होता है, उनमें वृक्ष क्या है कि कोई इसमें इकोसिस्टम होगा, इसमें जीवों की संख्या का पारिस्थितिकी पिरामिड जो बनेगा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। उल्टा कहने का मतलब ये है, आधार कैसा होगा, ऊपर की ओर, शीर्ष होगा नीचे की ओर, इसे हम कहते हैं उल्टा बनना। किसका बनेगा, हमेशा ट्री का बनेगा, इसे याद रखेंगे। ठीक है, याद आपको सीधा रखना है कि वृक्ष का जीव संख्या पिरामिड कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। घास के मैदान का, खेत का, तालाब का कैसा बनेगा, जीव संख्या पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्यों आता है, क्योंकि वृक्ष अकेला ही मूल उत्पादक है। बिकॉज द ट्री एलोन इज द ओरिजिनल प्रोड्यूसर, द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए ट्री इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि उत्पादक तो केवल ट्री होगा ना, इसकी संख्या हमेशा कैसी होगी, केवल एक ही होगी, अगर मान लें। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये देखिए, जिसके बारे में बात कर रहा था, ये क्या है, एक वृक्ष का उल्टा जैव संख्या का पिरामिड है, यानी कि ट्री का इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर है। ठीक है, देखो आपको उल्टा दिख रहा है, आधार कहाँ पर है, ऊपर की ओर है, शीर्ष कहाँ है, नीचे की ओर, तो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। उत्पादक पे ट्रॉपिक लेवल कौन सा आएगा, 1 आएगा, यानी कि एक वृक्ष है। अब संख्या बोला है ना, तो संख्या देखो कितनी, इसकी 1 है। इसके ऊपर क्या आएगा, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, टॉपिक लेवल 2 में रहेंगे। इसकी संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसकी तुलना में ये अधिक है। फिर अपघटक आएंगे लास्ट में, ये कैसे होंगे, T3 यानी ट्रॉपिक लेवल 3 में होंगे, पोषक के साथ 3 में होंगे। इनकी संख्या इन दोनों से अधिक होगी। समझ पा रहे हैं, तो क्यों उल्टा बन गया, क्योंकि उत्पादक, हमेशा याद रखना कि किसी भी पिरामिड में उत्पादक हमेशा पहले होता है। ऐसा नहीं होगा कि उत्पादक ऊपर चला जाएगा,
ऐसा कभी होगा नहीं कि ये ऊपर चला जाए। उत्पादक हमेशा नीचे की ओर ही रहेगा, चाहे शीर्ष में चाहे आधार में हो। क्लियर है क्या? चलिए अब ये समझो क्या लिखा है। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, देखो दोनों पूछा गया है, देख रहे हो आप लोग। 23 में क्वेश्चन घुमा दिया है, वृक्ष तालाब दोनों का संख्या के रूप में पूछा है। अब बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, दोनों उल्टा। देखो ये सीधा बनेगा उल्टा बनेगा। हमेशा आपको याद रखना है एग्जाम में कि वृक्ष का जैव संख्या का पिरामिड हमेशा हमेशा उल्टा बनेगा। तालाब का, खेत का और घास का जो मैदान होगा उनके जो इको पिरामिड बनेंगे हमेशा सीधा बनते हैं। इसका मतलब ये है कि उत्पादक कैसे होंगे, हमेशा आधारी भाग में होंगे। और ठीक है, उत्पादक की संख्या यहाँ पर अधिक होगी, क्योंकि संख्या बोला है यहाँ पर, हम संख्या पे जोर डालना है। किस पे? तालाब का। तो तालाब में जो उत्पादक होते हैं, जिसको हम हरे पादप कह रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कह रहे हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होंगे? शाकाहारी जीव, मछलियाँ वगैरह होंगी। इनकी संख्या उत्पादक से कम होंगी। ठीक है, ये कैसे होंगे? ये T1 होंगे। ये कैसे होंगे? ये T2 होंगे, यानी ट्रॉपिक लेवल 2 में, ट्रॉपिक लेवल 1 में। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगी उनकी संख्या प्राथमिक की तुलना में कम होंगी। इसका मतलब इनकी तुलना में क्या होंगे? T3 होंगे, इनकी संख्या कम होगी। और सबसे जो बड़ी मछली होती है, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कह रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता की तुलना में इसकी संख्या देखो कितनी रह गई? 1 रह गई। इसका मतलब ये T4 में आ गया। मैक्सिमम किसी भी इकोसिस्टम के में जो ट्रॉपिक लेवल होती है वो 4 या 5 तक होगी, उससे अधिक नहीं होगी। आगे पढ़ाऊंगा क्यों नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि खाने वाले कोई नहीं होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी तालाब पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार के शंकु को समझाइए। देखो शंकु बोल दिया, इसका मतलब ये है पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि उसका जो वेट कितना होगा, भार के हिसाब पे क्या पिरामिड बनता है। ठीक है, एक्सप्लेन द कोन ऑफ बायोमास या पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। चलिए भाई समझते हैं क्या होता है इसका। तो जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, किसी भी इकोसिस्टम में एक खास श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों की संपूर्ण जीव भार यानी बायोमास के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को क्या कहते हैं? जीव भार का पिरामिड कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। ठीक है, चलिए पिरामिड ऑफ बायोमास, द पिरामिड शोइंग द रेशियो ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इन एनी इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इसमें कुछ नोट चीज करने वाली बात है कि सभी स्थली, हालांकि तालाब वाला पूछा गया है लेकिन हम स्थल के बारे में पढ़ेंगे, सभी स्थली इकोसिस्टम यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जीव भार का पिरामिड हमेशा कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। जो जमीन में रहने वाले जो इकोसिस्टम होंगे उनका जैव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा, जिसको हम जीव भार भी बोलते हैं, हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि इसमें उत्पादकों का जीव भार सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर बात करें हम घासेस के जो उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं उनकी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, भार बोल रहा हूँ, उनके भार सबसे अधिक होता है। और चूंकि उत्पादक हमेशा आधारी भाग पर होता है, तो कैसे सीधा बनेगा? द बायोमास ऑफ पिरामिड ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, चाहे आप ट्री का बोलो कुछ भी बोलो। ठीक है, बिकॉज द प्रोड्यूसर हैव द हाइएस्ट बायोमास इन इट, हमेशा सीधा बनेगा वो, इसको हम अपराइट कहते हैं। नोट नंबर 2, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड वन के पिरामिड, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन सोच सकता है होने के लिए? घास के मैदान का पिरामिड और वन का, ये क्या टेरेस्ट्रियल में आएंगे? कैसे होंगे? सीधा होंगे हमेशा। नेक्स्ट है नोट नंबर 2, सभी जलीय इकोसिस्टम में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जब भी आप पिरामिड ऑफ बायोमास आए तो याद रखना, स्थल में रहने वाले जीवों का पिरामिड सीधा बनेगा, जल में रहने वाले जीवों का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, क्योंकि ऐसे इकोसिस्टम में सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं का जीव भार सबसे अधिक होता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑल एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज इन्वर्टेड बिकॉज इन सच इकोसिस्टम द हाईएस्ट रैंकिंग कंज्यूमर हैव द हाईएस्ट बायोमास। एग्जाम्पल है तालाब का इकोसिस्टम। इसका मतलब है आपको क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया होगा। किसी तालाब इकोसिस्टम के जैव संघ पिरामिड समझाइए, कैसे बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा, इस प्रकार से ऐसा रहेगा, ये उल्टा है। ऐसे ये कैसे बनेगा? ऊपर वाले भाग ये सीधा बनेगा, इस प्रकार से ऐसे बनेगा। क्लियर है?
चलिए इसका आंसर समझते हैं। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है। पहला क्या है, अभी हम तालाब पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किसका, ये है आपके घास के मैदान का ए, और वृक्षक है, आप देख पा रहे हैं। ये देखो, इनका बायोमास अधिक होगा, फिर इनका कम, फिर इनका कम, फिर इनका कम, ठीक है। वृक्ष में इनका बायोमास में अधिक होगा, फिर इनका कम, फिर इनका कम। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है, ये देखो, तालाब को पूछा है कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, दोनों सीधा बन रहे हैं बनने के लिए। देखो यहाँ पर डायटम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे प्रोड्यूसन के रूप में, फिर कौन आएंगे, इसका बाहर क्या होंगे हमेशा, ये कैसा होगा, इससे कम होगा। देखो सबसे कम इसका होगा, फिर कम इसका, ठीक है, सबसे अधिक इसका होगा। तो अगर भार को देखें, सबसे अधिक भार इसका होगा, भले संख्या में कम है, लेकिन जो भार का पूछा गया, ठीक है, इसकी सबसे अधिक वेट होगा, फिर सबसे इसका कम होगा, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे एग्जाम हॉल में। चलिए, जैवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह। अब हम समझते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में फूड चेन्स होंगे, अब फूड चेन में हर एक जीव जुड़ा हुआ है किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। चलिए समझते हैं, जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा सोर्स से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। सन से एनर्जी मिली, उत्पादक को आया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वार्टरनी कंज्यूमर, और लास्ट में अपघटक मिलती है। इसका मतलब ये है कि सूर्य से उत्पादक से मिले, कहाँ मिल रहा है आपको, डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, उत्पादक की ओर आ रहा है, सॉरी अपघटक की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। The process of transferring energy received from the energy source in the ecosystem from producers to various consumer and decomposers is called energy flow, ठीक है। कुछ इस प्रकार से समझिए। इसके बाद मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। तो हमको पता है इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है सूर्य, नेचुरल रूप पे, ठीक है, मुख्य ऊर्जा सोर्स यही सोर्स होता है। ये जाएगा कहाँ पर, प्रोड्यूसर पर, यानी कि उत्पादक पर। सपोज दैट एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो रही है, इसको कितना मिला, 1000 किलो कैलोरी इसको एनर्जी मिली, ठीक है। अब क्या होंगे, उत्पादक को कौन यूज़ करेंगे, शाकाहारी जीव यानी कि हर्बीवोर्स। अब एक लिंडमैन का एक नियम है जिसको बोलते हैं 10% लॉ, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। इसका मतलब ये है कि हर एक पोषक स्तर में एनर्जी के प्रवाह में 100% में 90% यूज हो जाता है, उसकी प्रक्रिया में केवल अगले पोजीशन में कितना जाएगा, 10% जाएगा। इसका मतलब है इस प्रोड्यूसर्स में से 1000 में से 100 क्या है, किलो की एनर्जी यहाँ पर आई, ट्रांसफर हुई, यानी कि ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट से लेकर जब ट्रॉपिक लेवल 2 में एनर्जी फ्लो होती है तो 90% एनर्जी खर्च हो जाती है, केवल 10% एनर्जी आगे को जाती है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, हर्बीवोर्स को कितना मिला, 100 किलो कैलोरी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब जो 90% खर्चा कहाँ हो रहा है, समझो कुछ बातों को, रिस्पायरेशन में खर्चा हो रहा है, श्वसन में खर्चा हो रहा है, ठीक है। अगर समझते हैं फिर, अब हर्बीवोर्स हो गया ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, कार्निवोर्स होंगे। इसका मतलब है इसमें भी क्या होगा, 10% लॉ फॉलो होगा। इसका मतलब है ट्रॉपिक लेवल 2 से जब ट्रॉपिक लेवल 3 में एनर्जी का फ्लो होगा तो 100% किलो एनर्जी कितना, 10% निकालो कितना होगा, 10%। इतना मतलब, इसका मतलब ये है कि हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर के 100% 100 किलो कैलोरी एनर्जी से जब ट्रॉपिक लेवल 3 में इंटर होगा एनर्जी, तो 90% यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रेस्पिरेशन हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और 10% क्या बच रहा है, एनर्जी बच रही है, ठीक है। फिर क्या होंगे, ट्रॉपिक लेवल 4 यानी कि ट्रॉपिक लेवल 3 से ट्रॉपिक लेवल 4 में जाते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, 10% लॉ फॉलो होगा। इसका मतलब है 10 का 90% भाग क्या हो गया, रेस्पिरेशन में खर्चा हो गया, बचा कितना, 1 किलो की एनर्जी। आप समझ पा रहे हैं, यही वजह है कि जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी मिलती है, ठीक है। आप सोचते हैं ना कि जंगल में शेर, चीता, भालू, ये जब जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनकी संख्या कम क्यों है, तो सर इसका आंसर यही होगा कि पोषक स्तर जितना अधिकतम लास्ट होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है, इसलिए उनकी संख्या कम होगी, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, जब भी जीव संख्या का पिरामिड पढ़ेंगे अब भविष्य में, ठीक है, या जीव ऊर्जा का पढ़ेंगे, तो जो सबसे अधिक एनर्जी किसको मिलती है, उत्पादक को मिलती है, शाकाहारी को, ठीक है, उसको शाकाहारी मिलती है, फिर मांसाहारी, फिर टॉप कार्निवोर्स को मिलती है,
यही वजह है कि जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, उत्पादक की संख्या अधिक है। बहुत सिंपल सा लॉ है ना, जिसको अधिक ऊर्जा मिली उनकी संख्या अधिक, जिसको ऊर्जा कम मिली उसकी संख्या कम हो गई। ठीक है। अब इन तीनों का यानी कि उत्पादक का, हर्बीवोर्स का, टॉप कार्निवोर्स का क्या होता है, डीकम्पोजर होता है। अब डीकम्पोजर में क्या आएंगे, जीवाणु बैक्टीरिया, ये भी एनर्जी लेंगे, इनसे लेंगे, प्रोड्यूसर से लेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ये भी ऊर्जा खर्च करके डिस्पर्सन करेंगे। इस प्रकार से इकोसिस्टम में ऊर्जा का फ्लो प्रवाह होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन को पूछा गया है, केवल चित्र की सहायता से घास इकोसिस्टम में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का यानी कि क्या भाई, एनर्जी का सीधा पिरामिड बनाइए। हमेशा याद रखना, एनर्जी का सीधा पिरामिड बनता है, स्ट्रेट बनता है, उल्टा बिल्कुल बनेगा नहीं, क्योंकि उत्पादक को अधिक मिलेगा, फिर घटक को सबसे लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब क्या होता है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि सूर्य की पूरी ऊर्जा पौधों द्वारा नहीं ली जाती है, न ही पौधों की पूरी खाद्य ऊर्जा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी उपभोक्ता द्वारा ली जाती है। यानी कि बंटवारा एक प्रकार से होता है, वन डायरेक्शन होता है। ठीक है। इन एनी इकोसिस्टम द एनर्जी पिरामिड is always straight because the entire energy of the sun is not taken by the plant, nor is the entire food energy of the plant taken by the first, second and third level consumers. ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर कुछ न कुछ ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के बाहर चली जाती है रिस्पायरेशन के थ्रू। इसके फलस्वरूप मूल उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा मिलती है, जो प्रथम द्वितीय तृतीय उपभोक्ताओं में क्रमशः कम हो जाती है। ठीक है। एट ईच लेवल ऑफ द फूड चेन सम एनर्जी गोज आउट ऑफ द फूड चेन एज रिजल्ट मैक्सिमम फूड एनर्जी इज अवेलेबल इन द ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स विच ग्रेजुअली डिक्रीज इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंज्यूमर। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये है घास के मैदान के इकोसिस्टम में ऊर्जा का सीधा पिरामिड। सूर्य है ऊर्जा का मेन सोर्स। सबसे पहले एनर्जी कहाँ मिली, उत्पादक को मिली। उत्पादक क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1000 क्या मिली, इसको एनर्जी मिली, किलो कैलोरी एनर्जी मिली। किसको मिली, उत्पादक को। अब लिनमैन के नियम के अनुसार जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा उसको कितना मिलेगा, इसका 10%। इससे क्या होगा, 1000 का 100% कितना होगा, क्या होगा 10% क्या होगा, 100 होगा। प्राथमिक उपभोक्ता किसको मिलेगा, द्वितीयक उपभोक्ता को मिलेगा कितना परसेंट, 10%। 10 इसको मिलेगा। ठीक है। द्वितीयक से तृतीयक में कहा जाएगा, ये तृतीयक उपभोक्ता में जाएगा, कितना मिलेगा इसको, 1। इस प्रकार से कैसा बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। सबसे ऊर्जा किसको कम मिल रही है, उपभोक्ता को। सबसे अधिक किसको मिल रही है, उत्पादक को मिल रही है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नाइट्रोजन चक्र, इसको हम भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे अपने आप को साइकिल में मेंटेन करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन इस चक्र से पूछा गया है 2022 में, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल पिक्चरली। चलिए समझते हैं उदाहरण से। देखो, अब शुरुआत कहाँ से करें सर, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र। चक्र मतलब क्या होता है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आकर ख़त्म हो गया। साइकिल चलाते हो आप लोग ना, ठीक है, कैसे होता है, पैडल होता है ना, यहाँ पे पैडल से मारते हो वापस आता है, फिर पैडल मारते हो वापस आता है। साइकिल होता है होने के लिए। जैसे घड़ी देखो है ना, जो वॉच होता है, घड़ी होता है, वो ऐसे टक टक करती रहती है इस प्रकार से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। चलिए, तो चक्र कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वही वापस आएगी। ठीक है। अब कहाँ से शुरू करें सर, डायग्राम से। आपको शुरू करना है कहाँ से, नाइट्रोजन से, ये यहाँ से, ये दिख रहा है बीच वाला भाग से। क्या लिखा है पढ़ो, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फियर। इसका मतलब है नाइट्रोजन वायुमंडल प्रेजेंट है। अब क्या होगा, कौन एब्जॉर्ब करता है इसको, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही पूरा फूड चेन चलने वाला है। ठीक है। तो नाइट्रोजन कहाँ पर है, वायुमंडल पर है, एटमॉस्फेयर पे है।
अब एक बात याद रखेंगे हमेशा बच्चों, ये जो नाइट्रोजन होता है इसको डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता है, ठीक है। एक टर्म यूज करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब ये क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया कवक वगैरह होते हैं जो इन नाइट्रोजन को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। किस फॉर्म में? दो फॉर्म में। पहला फॉर्म क्या है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में इन द सॉइल। इसका मतलब है जो सॉइल्स होते हैं, मिट्टी होती है, बाय लाइटनिंग इन अदर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के रूप में क्या होंगे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में टूट रहे हैं। इसका एब्जॉर्ब कौन करेगा? इसका अब्जॉर्प्शन कौन करेगा? प्लांट करेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। यानी प्रकार से बैक्टीरिया होती है। ये जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ये नाइट्रोजन को तोड़ते हैं और तोड़ करके दे देते हैं प्लांट्स को। प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे करने के लिए, ठीक है। और प्लांट में क्या होगा, जब प्लांट ये क्या हो जाएंगे प्लांट होने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी प्लांट को एनिमल्स फूड के रूप में लेंगे, हमको पता है, ठीक है। हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं। जब ये प्लांट से जो नाइट्रोजन कहाँ जाएंगे? एनिमल में जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस एनिमल की मृत्यु होगी बाई बैक्टीरिया एंड फंगस, इसमें क्या होगा? अपघटन होगा, यानी कि क्या होगा? डिकम्पोजर होगा। डिके ऑफ एनिमल बॉडीज एंड एक्सक्रीटा, इसका मतलब ये एनिमल की जब मृत्यु होगी तो बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा इसका डिकम्पोजर होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल अमोनिया एंड अमोनियम साल्ट्स में मिट्टी में मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? उसके अलावा क्या होगा, जो प्लांट जब की मृत्यु होगी, ये तो एनिमल का हो गया, जब ये प्लांट की मृत्यु होगी तो डीके ऑफ प्लांट बॉडीज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, इसका भी क्या होगा? इसका भी क्या होगा? अपघटन होगा। और अपघटन होने के बाद ये मिट्टी में अमोनिया और अमोनियम साल्ट के रूप में मिल जाएंगे। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर है, अमोनियम नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ से प्लांट में आया, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से कहाँ गया? सॉइल में। प्लांट की जब मृत्यु हुई तो डिकम्पोजर के थ्रू कहाँ पर आ गए? बटन थ्रू यहाँ पर फिर मिट्टी में आ गए। अब क्या होगा, जब वापस से प्लांट फिर क्या करता है, जब प्लांट होता है फिर इस मिट्टी के थ्रू अमोनिया एवं अमोनियम साल्ट को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे देखो एक छोटा सा साइकिल चल रहा है यहाँ पर, क्लियर है। अब क्या होगा, जो सॉइल में जो अमोनिया और अमोनियम साल्ट्स हैं, तो कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, इनको फिर तोड़ेंगे। नाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया क्या करेंगे, तोड़कर क्या करेंगे, इसको नाइट्रेट NO2 के फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है। क्लियर है। फिर क्या होंगे, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और होंगे जिस NO2 को तोड़कर क्या कर देंगे, जोड़कर क्या कर देंगे, इसको फिर क्या कर देंगे, नाइट्रेट के फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। नाइट्रेट के फॉर्म में फिर आ गया, फिर जब प्लांट करेंगे चल जाएगा, साइकिल हो गया। क्लियर है क्या? अब जो नाइट्रेट है NO2, इसमें क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, जिस प्रकार हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को तोड़ता है, लेकिन जब जो नाइट्रेट है अपने वापस पहले वाले फॉर्म में आ जाए, नाइट्रोजन के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में आ जाए, इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। टूटा नहीं, वापस आ गया, देख पा रहे हैं। तो जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर आकर ख़त्म हो गया। क्लियर है क्या? यहाँ भी क्या होगा, जो नाइट्रेट्स है जो सॉइल में है, ये इसका भी क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा बैक्टीरिया के द्वारा। फिर क्या हो गए, N2 आ गए। ये है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर आकर ख़त्म हो गया। तो एक चक्र पूरा चल गया यहाँ पर, इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस चक्र। हमारे इन्वायरमेंट में फास्फोरस हो गए। डिस्क्राइब द फास्फोरस साइकिल पिक्चरली। चलिए पढ़ते हैं। ये है, बहुत सिंपल सा है। एक बात हमको जानना है, अब शुरुआत कहाँ से करें सर? जो चट्टान होते हैं ना, रॉक्स होते हैं, चट्टान में क्या होते हैं, कुछ अघुलनशील फास्फेट होते हैं जो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल फास्फेट, ठीक है। फास्फेट को हम डालते हैं P से, ठीक है। तो चट्टान के ऊपर नीचे क्या होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल जो घुलने वाले नहीं होते, इसको हम अघुलनशील कहते हैं, ये फास्फेट होते हैं।
होंगे क्या, बाद में कैसे जाएंगे, घुलनशील फास्फेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे ये बताओ। ये जो अघुलनशील फास्फेट होते हैं बाद में घुलनशील सॉल्युबल फास्फेट हो जाते हैं। ये जो सॉल्युबल फास्फेट हैं, इसको सॉल्युबल फॉर्म में कौन लेता है, प्लांट लेता है, पादप लेंगे। ठीक है, पादप को कौन खाते हैं, जंतु। फास्फेट कहाँ पर आ गए, जंतु पर आ गए। जंतु से जो अपशिष्ट निकलेंगे कहाँ जाएंगे, डिकम्पोजर होंगे, क्या होंगे, सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक के द्वारा। फिर कहाँ वापस आ गए, घुलनशील में वापस आ गए। उसके अलावा देखो चक्र हो गया, देखो फास्फोरस चक्र कंप्लीट हो गया। चट्टान से हमने शुरू किया, अघुलनशील फास्फेट आया, घुलनशील फास्फेट हुआ, पादप में गया, पादप से जंतु में, जंतु से अपशिष्ट आए, सूक्ष्म जिससे इसका गठन हो गया, वापस अघुलनशील हो गए। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर खत्म हो गया। इसके अलावा जो घुलनशील फास्फेट होता है, इनका भी कहीं अपशिष्ट होगा, ये भी वापस डिकम्पोज जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक इकोसिस्टम में कार्बन चक्र की महत्वपूर्ण विशेषता की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। अब कार्बन चक्र हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे समझाते हैं। ये कार्बन चक्र, अब कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में होगा, CO2 फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा। क्लियर है क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर CO2 पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो हमको शुरुआत कहाँ से करना है, शुरुआत हमको करना है वायुमंडल से। ठीक है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर हम शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, शुरुआत आपको करना है कहाँ से, वायुमंडली CO2 से। वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब याद करो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्लांट्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो शोषण करता है तो CO2 को लेता है, O2 को छोड़ता है, इतना हमको पता था। ठीक है, तो क्या हुआ, जो वायुमंडलीय CO2 है कहाँ आया, इस प्लांट पर आया। ठीक है, जब ये प्लांट जब मृत हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, मृत पादक हो गया। ठीक है, जब इसकी मृत्यु होगी तो जमीन में क्या होंगे, ये दब जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएंगे कोयला। क्या बन गया बताओ, कोयला। क्लियर है, समझो, बहुत बहुत क्लियर है। बहुत सारे चक्र होते हैं कार्बन चक्र में, बहुत सारे चक्र है रहने के लिए कार्बन का ही। CO2 वायुमंडल में है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप ने इसको इनहेल किया, लिया CO2 को, पादप क्या हो गए, मृत हो गए, नीचे दब गए, क्या बन गया, कोयला बन गया। जब कोयला को हम जलाते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए, जब इसका दहन करते हैं, है ना, इसका क्या करते हैं, जलाते हैं, इसको दहन करते हैं, तो क्या होगा, दहन के फलस्वरूप ये क्या हो जाएंगे, वापस वायुमंडल में मिल जाएंगे। तो जहाँ से हमने शुरू किया वापस यहाँ आ गया। उसके अलावा ये तो मृत होने की बात है, इसको अगर हम छोड़ दें इधर से तो क्या होगा, पादप को कौन यूज़ करता है, जंतु। इसका मतलब कार्बन कहाँ गया, जंतु में चला गया। क्लियर है क्या, जंतु शोषण करता है, क्या करता है, CO2 को छोड़ता है, O2 को लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CO2 को वापस कहाँ चला गया, फिर एटमॉस्फेयर में चला गया, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया फिर वापस यहाँ से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके अलावा जंतु की भी क्या होगी, मृत्यु होगी, मृत जंतु। इसका क्या होगा, अपघटन होगा, अपघटन से अमोनिया बनेगा, सही बात है ना भाई, या कुछ और बनेगा, फिर क्या होगा, CO2 कहाँ चला गया, वापस इन्वायरमेंट चला गया। इसका मतलब यहाँ से हमने शुरू किया, फिर ऐसे आए, फिर इसका चला गया कहाँ पर, वायुमंडल में चला गया, एक चक्र यहाँ में चला गया। दूसरी बात, ये जो मृत जंतु हैं नीचे कहीं दब गए, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, पेट्रोलियम बनाएंगे, ईंधन बनाएंगे। इसका हम दहन करेंगे, कहाँ जाएगा बताओ, वापस कहाँ चला गया, CO2 चला गया एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में। तो हमने यहाँ से शुरू किया, पादप में आए, जंतु आए, जंतु की मृत्यु हुई, पेट्रोलियम बन गया, दहन किए, इसको जलाए, क्या हुआ, वापस कहाँ चला गया, वायुमंडल में चला गया। ठीक है, दूसरी बात, जो पादप हैं ये भी जब शोषण करते हैं, ठीक है, क्या शोषण करते हैं, क्या होते हैं, वापस कहाँ चले जाएंगे, इन्वायरमेंट चले जाएंगे। उसके अलावा जो वायुमंडल है तथा जो सागर के बीच जो आदान प्रदान होगा उसमें भी क्या होगा, CO2 चेंज होता है। इस प्रकार से CO2 यहाँ पे आया, सागर पे आया, यानी समुद्र पे आया, फिर वापस चला गया। इस प्रकार से हमने कार्बन चक्र को पूरा सीख लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। लास्ट बच्चों, हालांकि क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अब क्वेश्चन को पढ़ना है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में इस साल के लिए हो सकता है, ऑक्सीजन चक्र पूछ सकता है आपसे। ठीक है, बच्चे जाते हैं फास्फोरस पढ़ के,
बच जाते हैं कार्बन चक्र के बारे में पढ़ के, बच जाते हैं नाइट्रोजन के बारे में पढ़ के, लेकिन उनको ऑक्सीजन के बारे में पता नहीं होता है। चलिए पढ़ाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करेंगे बच्चों हमेशा कहाँ से? वायुमंडल से। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में O2 क्या है? 21% है, हमको पता है। कितना परसेंट है बताओ? वायुमंडल में 21% है। ठीक है, बताओ 21% है। क्या करेंगे? ये जो O2 है इसका यूज़ कौन करता है? श्वसन करते हैं सभी जीव जंतु। क्या सही बात है क्या? वायुमंडल में उपस्थित O2 का श्वसन कौन करता है? जीव जंतु करते हैं। ठीक है, अब जीव जंतु क्या करेंगे? जब यूरिन के थ्रू में अपने एक्सक्रीटा के रूप में जल को बाहर करेंगे शरीर से, जल में क्या है? H2O है, यहाँ भी ऑक्सीजन मिल गया। जल का यूज़ कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे से कहाँ जाएगा वापस? O2 वायुमंडल चला गया। हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 निकलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, खाना तो बनता ही बनता है। दूसरी बात क्या होगा? जब शोषण करेंगे, ठीक है, तो CO2 गैस हमसे बाहर निकलेगी। इसका यूज़ कौन करते हैं करने के लिए? पेड़ पौधे। इससे कौन खाना बनता है बनने के लिए? ठीक है, क्या बनता है? भोज्य पदार्थ बनते हैं, इनका यूज कौन करते हैं? जंतु करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी चक्र चला गया, यहाँ भी चक्र चला गया, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन चक्र। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप इसको पूरा समझ सकें, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। वीडियो को आप अंत तक देखें, इसका मतलब बहुत आप सीरियस बच्चे हैं। वीडियो को अंत देखने के लिए आपका थैंक यू। इस वीडियो का PDF आपको कहाँ मिलेगा? इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द PDF CG बोर्ड प्रिपरेशन। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर चेक कर लेंगे। इसका PDF आपको फ्री मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा ये कि मेरा व्हाट्सअप चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, फॉलो माई व्हाट्सअप चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को कहीं ढूंढ रहे हैं, आप सर्च करेंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन बिना स्पेस दबाए, आपको डायरेक्ट में चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नवोद बुक 12th बायोलॉजी का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर है आपका 15। ठीक है, तब तक के धन्यवाद।